Students, in this video we are going to discuss the solution to the numerical problems that I have asked you in my earlier video of application of dimensions. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टॉप राइट हैंड कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करें और जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इन क्वेश्चंस का रेलेवेंस समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, वहां पर मैंने 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, 3 रिलेटेड थे, हाउ वन कैन यूज डायमेंशंस टू रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, और एक वीडियो स्पेसिफिकली रिलेटेड था विद द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो आज हम उन चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, लेट्स बिगिन द डिस्कशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दोज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। Now here the question says that there is an air bubble which is being formed due to explosion underwater, and this air bubble performs oscillations in water with a time period of t seconds. Now this time period t depends upon the pressure, static pressure, water density d, small d, and the energy of explosion E. Now you are required to establish the expression for the time period with the help of dimensional analysis. So as we know that time period t in this question depends upon 3 factors. What are those 3 factors? The pressure. How it depends I do not know, so I put an equation of x. I raise it to the power of x. Whether it is directly proportional, whether it is inversely proportional नहीं मालूम, तो मैंने उसको क्या किया, उसको मैंने प्रेशर की पावर को x की रेज कर दिया। यहाँ पर वाटर की डेंसिटी स्मॉल d से कही गई है तो मैंने स्मॉल d टू द पावर y कर दिया, और एनर्जी ऑफ द एक्सप्लोजन E कहा गया है तो E टू द पावर z कर दिया। तो टाइम पीरियड इन 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है ये नहीं मालूम है, इसलिए मैंने इनकी पावर्स x, y और z के बराबर कर दी। तो टाइम पीरियड t मस्ट बी इक्वल्स टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट। याद होगा मैंने वहां पर भी आप लोगों को बताया था कि हम डायमेंशन की मेथड से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं। एक तो ये वहां पर लिमिटेशन थी। दूसरा, ये जो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसको डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, नहीं तो हम रिलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो इन 2 बातों का बड़ा विशेष ख्याल रखना था। तो टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन 3 factors, and when I removed the proportionality sign I brought in picture a dimensionless proportionality, constant of proportionality, and that is k. So t is equals to k, p to the power x, d to the power y and e to the power z. अब हमें हर एक क्वांटिटी की डायमेंशंस को लिखना है बच्चों। t यानी टाइम पीरियड कैपिटल T से हो गया, तो t यहां पर सिर्फ t की पावर 1, मास है नहीं तो m की पावर 0, लेंथ है नहीं l की पावर 0, और ये राइट रेक्टेंगल ब्रैकेट में मैंने इनको एम्ब्रेस कर दिया। डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो इसके डायमेंशंस होंगे नहीं। ये क्या है बच्चों? ये प्रेशर है। प्रेशर के डायमेंशंस अगर आपको नहीं आते तो निकाल लेते हैं। प्रेशर क्या होता था, पढ़ा होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? m l t माइनस 2, और एरिया के डायमेंशंस l स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो आपको पता है ये 2 ऊपर गया तो 1 minus 2 will give me power of -1 and t to the power of -2। तो ये आपके प्रेशर के डायमेंशंस आ गए। तो प्रेशर के डायमेंशंस यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m l -1 t -2 टू द पावर ऑफ x। डेंसिटी के डायमेंशंस मास अपॉन वॉल्यूम, मास के डायमेंशंस कैपिटल M, वॉल्यूम के डायमेंशंस L की पावर 3। सिंप्लीफाई कर दिया आपने ml -3, यहां पे m l टू द पावर -3। और फिर एनर्जी के डायमेंशंस, एनर्जी
एनर्जी, वर्क डन, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क के डायमेंशंस जो होते थे, एनर्जी के डायमेंशन इज सेम, इट्स एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो जो वर्क डन के डायमेंशंस होंगे वही एनर्जी के भी डायमेंशंस हो जाएंगे। और वर्क डन के डायमेंशंस बच्चों क्या थे, ml स्क्वायर t-2। ठीक है, मैंने डायमेंशंस की भी लिस्ट वेबसाइट पे अपलोड कर रखी है, आप जाके वहां देख लीजिए उस चीज को, डायमेंशन सारे एक एक करके वहां पे दिए हुए हैं बच्चों। तो चलिए ml⁻⁻3, यहाँ की पावर लगाने भूल गया था मैं, y और एनर्जी के डायमेंशन जो वर्क के डायमेंशन थे, इसलिए मैं सीधे लिख देता हूँ ml स्क्वायर t-2। अब बच्चों आपको डायमेंशंस याद कर लेने हैं, तभी आप काम जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो जाइए उसको याद करिए, लिस्ट मैंने भी बताया वेबसाइट पे दे रखी है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो m की पावर x, l की पावर -x, t की पावर -2x, फिर यहां देखिए m की पावर y, l की पावर -3y, और यहां से आइए तो m की पावर z, l टू द पावर ऑफ 2z और t टू द पावर ऑफ -2z आ गया बच्चों। फर्दर इसको करते हैं, चलिए सारे when the bases are same then the powers can be added। चलिए ऐड कर दीजिए, x प्लस y प्लस z, दिख गया m की पावर x, m की पावर y, m की पावर z। when the bases are same powers can be added, I've added all the powers। now l, यहां से आ जाइए -x, फिर यहां से आ जाइए -3y, और यहां से आ जाइए l की पावर 2z, तो प्लस 2z। फिर t में आइए, t की पावर आपको मिल गया -2x, और यहां से आपको t के मिल गया -2z। और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में अभी भी आपके पास है m0, l0, t की पावर 1। Now, I also told you when the bases are same in an equation, then the powers can be equated. So what I am going to do, you can see here the base is m and here also the base is m. So the power can be equated. What is the equation over here? Then I will get x plus y plus z is equals to 0. That's my equation number 1. Then over here I can say -x minus 3y plus 2z is equals to 0, because l is over there also equals to 0. So this is my second equation, friends. And now see here I've got t to the power 1 and here I've got t to the power of -2x minus 2z. So -2x minus 2z now equals to 1. So these three equations are there which I am going to use in order to solve further. Okay, so let's do that. What I am going to do, I am trying to put the value of x, or I am going to try to put the value of y in equation 1. I am going to try to put the value of z in the equation 1 and 2. So what will be the value of z from equation 3? You can say it as -2x, and then I am bringing this over here, so I will get as -1, and I am taking this on this side, will be equals to 2 of z. Therefore z can be said as -2x minus 1 whole thing divided by 2. Is that clear, friends? So this is what I am going to put in equation 1 and equation 2, and then I am going to go for simultaneous equation solving. Okay, now from the equation number 1, so what does the first equation says, friends? It says x plus y is equals to minus of z. पहली इक्वेशन देखो, x plus y, z को इधर भेज दोगे तो हो जाए x plus y is equals to minus z. तो x plus y is equals to, z क्या है, minus of -2x minus 1 अपॉन 2. ये z की वैल्यू आपने निकाल रखी थी, तो अब उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने यहाँ पे पहली इक्वेशन में. चलिए देखिए क्या हो गया, इधर हो गया x प्लस वाई
और देखिए माइनस इस ब्रैकेट के अंदर गया तो माइनस माइनस में के प्लस, ये हो गया 2x प्लस 1 अपॉन 2, इस 2 को इधर भेज दो तो ये हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, 2x और 2x कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल्स टू 1 आ गया, देयरफॉर y की वैल्यू यहां से बच्चों निकल के आ गई हाफ। तो y की वैल्यू इस तरह से आपको ऑब्टेन हो गई। अब y की वैल्यू पहली और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू और अदर प्लस z इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर आई कैन से दैट x प्लस z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y and x plus z is equals to minus of half, and this goes over there, then I will get 2x plus 2z is equals to minus 1। ठीक है बच्चों, ये आपके पास ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आ गई। और देखिए इक्वेशन 2 क्या कहती थी हमारी, इक्वेशन 2 थी माइनस एक्स प्लस 2 या माइनस एक्स माइनस 3y, ठीक है, प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखिए क्या बना, माइनस एक्स प्लस 2z इज इक्वल्स टू, इस माइनस 3y को इधर भेज दे रहा हूं मैं, तो ये हो गया इक्वल्स टू 3y। अब इस 3y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 1/2, तो यहां आया माइनस एक्स प्लस 2z इज इक्वल्स टू 3 और y की वैल्यू आ गई 1/2। तो माइनस, अब इस 2 को इधर ले जाओ तो माइनस 2x प्लस इधर से 2 पहुंचा तो ये हो गया 4z इज इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन नंबर बी बन गई। इसको बी कहता हूं, इस इक्वेशन को ए कह देता हूं। ठीक है, अब चलिए इन दोनों को मैं रख देता हूं साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2z इज इक्वल्स टू -1 और यहां से आया माइनस 2x प्लस 4z इज इक्वल्स टू 3। अगर दोनों को ऐड करूंगा तो ये और ये कैंसिल हो गए। ठीक है, ये इक्वेशन ए ली मैंने और ये इक्वेशन बी ले ली। अब देखो बच्चों, 4 और 2 हो गए 6z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 कितना आया बच्चों, 2। तो z की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 2/6 या 1/3। समझ में इतनी बात आ गई। z की वैल्यू हमने निकाल ली है, y की वैल्यू निकाल ली है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, इस वाली इक्वेशन में z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और y के लिए सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में वो कर देते हैं हम लोग। या यहां से देखिए ये वैल्यू हमारे पास लिखी हुई थी ना, ये वाली इक्वेशन जो हम लोगों ने ऑब्टेन करी थी, इसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x को ही तो फाइंड करना था। x इज इक्वल्स टू माइनस z माइनस y। What is my z? Z is 1/3, so minus z becomes minus 1/3. What is y? That is minus 1/2. सॉल्व किया आपने x के लिए, तो x के लिए सॉल्व किया तो एलसीएम ले लिया आपने 6, यहां से आया -2 और -3, तो इससे x की वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों, x निकल के आ गया -5/6। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज को निकाल लिया। इक्वेशन सॉल्विंग थोड़ी टिपिकल थी, ध्यान देने लायक है। तो अब हमारा जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के, अब प्रेशर टू द पावर x था, तो प्रेशर टू द पावर ऑफ -5/6, फिर था डेंसिटी टू द पावर y, तो डेंसिटी टू द पावर ऑफ हाफ, और फिर था एनर्जी का, तो एनर्जी e टू द पावर ऑफ z था, और z कितना आया बच्चों, वो आ गया 1/3। तो आप यहां से देख सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ एक्सप्लोजन इज गोइंग टू, सो टाइम पीरियड ऑफ एक्सप्लोजन इज रिलेटेड विथ प्रेशर एज टू द पावर ऑफ -5/6, डेंसिटी टू द पावर ऑफ हाफ एंड एनर्जी टू द पावर ऑफ 1/3. So this is the expected answer from all of you. If you have got the same, then it's good. Else, check it out where you all committed the mistake. Let's move on to the next. Students, let's discuss another problem from the earlier video. And if you refer to this question that I have given in the earlier video, you will find that this question has been rephrased in a different manner. In that video, I rephrased that question
in that particular manner because I wanted you all to understand the limitation of dimension analysis. What was the limitation of dimension analysis? That dimension analysis can relate maximum up to 3 physical quantities. So it can't relate, or I can't find the relationship between different physical quantities if there are more than 4 factors to be related. Now the same question I am rephrasing in this particular video in a different manner so that you can easily obtain a relationship. So try to understand the limitation of the dimension analysis and how certain types those limitations can be overcome. So let's see what the question says. The question says that you need to determine the rate of flow. And what do we mean by rate of flow? We mean by rate of flow is defined as volume of liquid flowing per unit time, symbol Q. So you need to determine a relationship between rate of flow of a viscous liquid having coefficient of viscosity eta when it flows through a capillary tube of radius r under a pressure gradient of P by L, where L happens to be the length of the tube. So knowing this fact, I can say that the rate of flow Q depends upon, what are the factors on which it depends? It depends upon coefficient of viscosity. How it depends I do not know, so I say it depends upon coefficient of viscosity to the power x. Then it depends upon the radius of the capillary tube, and how it depends I do not know, I will say it depends upon, let's say, to the power y. And it also depends upon a third factor, and what is that third factor? That is pressure gradient, and that is P by L to the power z. So I have rephrased the question so that now the rate of flow depends upon these 3 basic quantities that you need to understand, friends. With the help of dimensions, I cannot relate more than 3 physical quantities. So take care about that particular question over there. So on rephrasing only, then you can solve this particular problem. Now Q is defined as rate of flow, and what do we mean by rate of flow? It means volume of liquid flowing per unit time. So what are the dimensions of volume? That happens to be L cube. Divided by time, what are the dimensions for time? That is capital T. So the Q is equals to L cube and T to the power of -1. So that becomes the dimensions of Q. And then I know I need the dimensions of pressure gradient. Now what will be the dimensions of pressure gradient? Pressure gradient, so pressure gradient written as P by L. So what will be the dimensions of pressure gradient? This pressure divided by length. So earlier we have found out the dimensions of pressure as M L minus 1 T minus 2 divided by the dimensions of length, so that is L. So the dimensions of pressure gradient happens to be M L minus 2 T minus 2, isn't it? This L goes up and the power becomes -2. Now what are the dimensions of coefficient of viscosity? Dimensions of coefficient of viscosity happens to be M L minus 1 T minus 1. So अगर अभी भी आपको डायमेंशंस नहीं मालूम है फिजिकल क्वांटिटीज के, तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करूंगा, भैया प्लीज गो टू द वेबसाइट, चेक इट आउट over there and you will get the dimensions list over there. That will become handy for you to use it. Okay, so Q is equals to some constant of proportionality K, eta to the power x, r to the power y, and P by L to the power z. What is K over here? Again and again I have been telling you, K happens to be the dimensionless proportional constant of proportionality. Dimensionless constant of proportionality. Please take care. Okay, it's a dimensionless. Again, one limitation associated with that, it has to be dimensionless or else I can't find a relationship, and I also cannot obtain the value of K with the help of
dimension analysis. Now what are the dimensions of the left hand side of the equation? That happens to be L cube t minus 1. On the right side I have got eta. Eta's dimensions are ml minus 1 t minus 1 to the power x. R happens to be the radius. Dimensions of radius are L to the power y. And what is P by L? That's the pressure gradient. And what are the dimensions of pressure gradient? M L minus 2 T minus 2 to the power Z. Let's open up the bracket. So on the right hand side I will get M to the power X, L to the power of minus X, T to the power of minus X. Then I will have L to the power of Y, M to the power of Z, T to the power of minus 2Z. Sorry, first I will have L, first I will have this L, okay, L to the power of minus 2Z and T to the power of minus 2Z now, okay. Now rearranging the term, if two things are multiplied, then if they are having the same base, the powers must get added up. So on the right hand side M is multiplied, so the powers are going to get added up. So M to the power of X over here and M to the power of Z over here, so I will get X plus Z. L I have got over here, L I have got over here and L I have got over here, so L minus X plus Y, ठीक है, और माइनस 2Z. समझ में आ गया बच्चों? और अब यहाँ देखो t और यहाँ पर भी देखो t, तो t टू द पावर ऑफ माइनस एक्स माइनस 2Z. तो ये आपके सिंप्लीफिकेशन, ठीक है. अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन देख लेता है. लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन में m तो था नहीं, तो m की पावर 0 है, L क्यूब t की पावर माइनस 1. और when the bases are same in an equation, when the bases are same on both sides of the equation, then the powers must be equated. So let's do that part. Now equating the powers, see here I have got m, here also I have got m, so x plus z is equals to 0. This becomes my equation number 1 बच्चों. अब आओ l की पावर को इक्वेट कर लो. देखो यहाँ पे l क्या था, यहाँ पे l था माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू 3. ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 हमारी. और फिर आ जाओ तीसरी इक्वेशन को, देखो यहाँ पे t को मिला के बनेगी, यहाँ है माइनस एक्स माइनस 2z इज इक्वल्स टू माइनस 1. ये तीसरी इक्वेशन बन गई. अब मैं थर्ड एंड द फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं. थर्ड इक्वेशन को रिफ्रेम कर देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3. रिफ्रेम कर दो, माइनस माइनस हर जगह, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2z और माइनस 1 था, तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन बन गए x प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1. और पहली इक्वेशन देखो, पहली इक्वेशन से क्या है, x प्लस z इज इक्वल्स टू 0. सब्ट्रैक्ट कर दो साइमल्टेनियसली, ये कैंसिल हो गया बच्चों. 2z माइनस z, z मिल गया, z इज इक्वल्स टू 1 आ गया. ठीक है. अब पहली इक्वेशन से आपको और मिल जा रहा, देखिए यहां से x इज इक्वल्स टू x प्लस z वॉज 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस z. तो यहां से इजिली निकल के आ गया x की वैल्यू माइनस 1 बच्चों. ठीक है. अब इस इक्वेशन की मदद ले लो. यहां क्या था, माइनस एक्स, तो माइनस और x की वैल्यू कितनी बच्चा, माइनस 1 है, तो यहां माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दो. अब देखो प्लस y तो पता नहीं, वो तो निकालना ही मुझे, तो प्लस y माइनस 2 टाइम्स ऑफ z कितना बच्चा निकल के आया, z देखो यहां निकल रहा है तुमने 1, तो z की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गई 1 और ये इक्वल्स टू 3 आ गया, तो यहां आपने 3 कर दिया. ठीक है. माइनस माइनस 1 विल गिव यू प्लस 1, तो दिस इज 1 प्लस y और ये हुआ माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3. और यहां से अब y की वैल्यू तुम निकाल सकते हो. 1 माइनस 2 इज माइनस 1, सो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 माइनस 1 इज 1 माइनस 1 उधर भेजा, तो y की वैल्यू आ गई 4. तो ये आ गई बच्चा. अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो q इज इक्वल्स टू k
eta to the power x, eta to the power x की वैल्यू कितनी आई -1, r to the power y ये हो गया 4, और p by l to the power z, तो p by l to the power z, z की वैल्यू आई 1, तो q is equals to k r to the power of 4 by eta p by l, isn't it? So this is the rate of flow of a liquid through a capillary tube of length L which has got a pressure gradient of P by L maintained. So check out this particular solution now, try to redo on your own and see whether you get the same answer or not. So let's move on to the next one, friends. Now this was another problem from the earlier video. Let's try to do this one also. The question says the velocity of a transverse wave along a string may depends upon the length L of the string, tension F in the string, and mass per unit length mu in the string. Derive a possible formula for the velocity dimensionally. So the velocity, so let's take the symbol for velocity as P. So velocity depends upon the length L. So it depends upon the length L. How does it depends? I do not know. So let me call it as L to the power of x. Then it depends upon the tension F. The tension F in the string, and let's say it depends upon to the power y. And then the third factor that I am saying, mass per unit length mu. So mass per unit length mu to the power z. So V is equals to K, and you know what is K. K happens to be the dimensionless constant of proportionality. L to the power x, force की power y or tension की power y, and mu की power z. Now dimensions of velocity is Lt minus 1. Constant of proportionality is dimensionless. It does not have any constant. It is depending upon length, the length की power x. Then I've got tension. Tension is a form of a string, is a form of a force, so it will have the same dimension as that of force, and that is ml t minus 2 to the power y. And mu is mass per unit length. Mass per unit length. ठीक है ना बच्चों? तो अब इसके डायमेंशंस क्या हो गए? mu बन गया mass divided by the length. It's a mass density. मास और किसको डिवाइड करना है? लेंथ से. तो डायमेंशंस क्या हो गया बच्चा इसके? m l माइनस 1. तो यहां पे ये आ गया m l माइनस 1 की पावर z. अगर आप देखेंगे ये तीनों ही क्वेश्चंस मैंने अलग अलग इस तरह के चूज किए हैं ताकि आपको इन डेप्थ कुछ टर्म्स सीखने को मिल जाए, नए टर्म्स जिनके ऊपर डायमेंशन एनालिसिस ज्यादा यूज होती है. और ये टिपिकल प्रॉब्लम्स है, ये सिंपल प्रॉब्लम्स नहीं है. तो अगर आप इन टिपिकल प्रॉब्लम्स को समझ लेंगे तो इट विल मेक योर लाइफ इजियर विद द डायमेंशंस फ्रेंड्स. चलिए लेट्स रीसिंप्लीफाई इट आउट. लेफ्ट हैंड साइड में मास का फैक्टर है नहीं, तो मास की पावर हो गई 0, m0 l t minus 1 is equals to, राइट हैंड साइड की इक्वेशन ओपन कर दीजिए, l की पावर x, m यहां आओ, m की पावर y, l की पावर y और t की पावर -2y, और इस ब्रैकेट को ओपन करो तो m की पावर z, l टू द पावर ऑफ -z. अब सेम पावर्स को ऐड कर देंगे एक मल्टीप्लाइंग में, मल्टीप्लिकेशन में. तो यहां m टू द पावर y है और m की पावर z है, तो y प्लस z. फिर l पे आ जाओ, l की पावर क्या है? x है, l की पावर y है, तो x प्लस y माइनस z. और फिर आप देखिए t, तो t की पावर कितनी लगी? -2y. और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन का m0 l1 और t टू द पावर ऑफ -1. When the bases are same in an equation, the powers can be equated. तो देख सकते हो यहां से मैंने इसको इक्वेट किया, तो y प्लस z
becomes equals to 0. फिर यहां से देखो L के लिए x plus y minus z is equals to 1. ठीक है ना बच्चों? और फिर ये देखो यहां पे t की वैल्यू -1, यहां पे t की वैल्यू -2y, तो -1 इज इक्वल्स टू -2y. ये इक्वेशन 1 आ गई आपके हाथ में, ये इक्वेशन 2 आ गई और ये इक्वेशन 3 आ गई. अब इक्वेशन 3 से सीधे सीधे y की वैल्यू मुझे निकल के आ जाती, क्या आ जाती y की वैल्यू हाफ. अब देखो इस इक्वेशन से z आ जाता है, क्या कह रहा है इक्वेशन y प्लस z इज इक्वल्स टू 0 कह रहा है पहला वाला इक्वेशन. z इज इक्वल्स टू क्या हो गया -y, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू -हाफ, क्योंकि y की वैल्यू क्या आई थी बच्चा, हाफ आई थी. देखो यहाँ पे आई थी ना. सो इस चीज से हमारे पास y की वैल्यू से z की वैल्यू निकल के, अब यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, x प्लस y माइनस z बराबर 1. तो x कितना है, x तो पता नहीं, x तो निकालना है. y कितना निकला था, y निकला था हाफ. z कितना निकला, z निकल के आया था -हाफ. तो माइनस हाफ कर दिया आपने, इज इक्वल्स टू 1. तो x प्लस हाफ एंड अगेन प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1. सो x हाफ और हाफ जुड़ के हो गया 1. सो देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 0. यानी वो x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है. So substituting this values in the equation over here, we will get v is equals to some constant of proportionality k, l to the power of 0, यानी l के ऊपर तो डिपेंडेंसी ही नहीं है. f की पावर कितनी आई है बच्चा, f की पावर थी y की वैल्यू आई है हाफ, और z की म्यू के ऊपर कैसी थी, म्यू की पावर z थी, z की वैल्यू आई थी -हाफ. सो v इज इक्वल्स टू k, इसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं तो बात खत्म हो गई, और दोनों की पावर हाफ लगा इसलिए मैंने रूट लगा दिया. f और या माइनस में पावर है तो f अपॉन रूट म्यू. ठीक, तो ये एक्सप्रेशन बन गया आपके लिए वेलोसिटी का बच्चा. तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ k अंडर द रूट ऑफ f बाय म्यू. So this was the third problem that I have asked you. Hope that these three problems will give you an insight of using the dimension analysis. So let's move on last problem that I have given you of conversion of joule into kilowatt hour. Now let's take the last question, and the last question that I asked over there was based on the application of dimension for converting a physical quantity from one system of unit to another system of unit. And the question that I gave you over there was conversion for 1 kilowatt hour is equals to how many joules. This was the question given to you. Now before I proceed to this problem, you know joule is a well defined system of unit, and that happens to be MKS unit. And what does joule stand for? Joule is the unit of energy. And what are the dimensions of energy? Dimensions of energy happens to be ml square t to the power of -2. So what I can do, I can write down the dimensions of energy both sides. That means kilowatt hour is also unit of energy in some system of unit. I do not know whatsoever the system of unit might be. Let's say in some system of unit. So the left hand side has also must have the dimensions of energy, and the right side of the equation must also have the dimensions of energy. So I am going to say N1, and here the dimensions of energy I should write down as M1 L1 square T1 to the power of -2, and that should be equals to N2, and here it should be M2 L2 square T2 to the power of -2. Since this is confirmed MKS, so let me put as N2, and in MKS unit
m2 is in kgs, measured in kgs, length is measured in meters, so meter square, and time is measured in seconds, so that becomes second to the power of minus 2. Here it is n1. Now if you see n1 has got a value of 1, then I've got a multiplying factor of kilo, so that becomes 10 to the power of 3, and then I have got watt and hour. So can I think about what is watt? So if you rethink about watt happens to be unit for n power, and power happens to be joule per second. So I can say, or I can replace watt as joule per second, and hour is already there. So here you can see there is hours. So what I need to do, I need to convert this hours into second. So 1 into 10 to the power of 3 into joule per second, and in 1 hour how many seconds are there? In 1 hour there are 60 minutes, and in 1 minute there are 60 seconds. So what I am going to do, just convert this minute also into 60. So 1 into 10 to the power of 3 joule per second, and there is a minute is there. So what I am going to do, I am going to convert the 60 minute into second. In 1 minute there are 60 seconds, so I have written down 60 seconds. So this equals to n2 kg meter square per second square. Now this second and this seconds cancel out. So now I've got 1 into 10 to the power of 3 joule, and 60 into 60 is 3600, okay, is equals to n2 kg meter square per second square. Now friends, you see this is joule, and joule is in MK system of unit. Can I convert joule into base units? We can, and just combine these two together. So this will become 3.6 into 10 to the power of 3, and joule in MK system of unit can be written as kg meter square per second square is equals to n2, and here also you have got kg meter square per second square. Now you can cut second to the power minus 2, second to the power minus 2, meter square, kg. Therefore n2 comes out to be this was 3.6 into 10 to the power of 3 into 10 to the power of 3 already there. ठीक है ना, 10 to the power of 3 यहाँ था, 3.3600 को 3.6 into 10 to the power of 3 मैंने लिखा. So this combined together to give me n2 is equals to 3.6 into 10 to the power of 6. So that is what is n2. So 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 to the power of 6 joules. So that's how this conversion can be done using the help of dimension, friends. So that was all for these questions based on dimensional analysis. Friends, thank you for watching. Don't forget to give a like or comment. अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please do the same. Don't forget to hit the bell icon so that whenever a new video is loaded, you get the notification. Take care, and we will meet back again with a new video and a new solution. Thank you, friends.